Hello everyone, this is Niharika Talreja, and in this video we'll be discussing about dual aspect of transaction and accounting equation. And if you like my video, kindly hit the like button, share my video and subscribe my channel so that you can get the latest video update. So let's begin with dual aspect of transaction and accounting equation. According to dual aspect transaction concept, business transaction affects at least two accounts. Therefore, a single business transaction is recorded simultaneously in at least two accounts. This is also known as double entry system. Dual aspect transaction के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस लेन देन में कम से कम दो अकाउंट पर असर पड़ता है या फिर दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, और जब ये दोनों अकाउंट इफेक्ट होते हैं तो एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन का असर दो खातों पर, दो अकाउंट पर एक ही समय पर साइमल्टेनियसली आता है. जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, दो अकाउंट में उनको डाला जाता है. कम से कम वो दो अकाउंट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर दो तो होने ही होने हैं. और इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. डुअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट डबल एंट्री सिस्टम. Due to this aspect, the following accounting equation will always hold good in. मतलब जब ये dual aspect concept जब आया तो ये accounting equation भी उसी का पार्ट है. कौन सी accounting equation? Assets is equal to liabilities plus capital. एसेट्स जो कि हमारी संपत्ति है, जो बिजनेस की संपत्ति है, वो जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है. एसेट्स संपत्ति जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, लाइटिंग, ये सब हमारे जो बिजनेस की संपत्तियां होती है. फर्नीचर वो किसके बराबर होगी? लायबिलिटीज जो कि देनदारी है बिजनेस, और उसकी पूंजी. पूंजी भी एक तरीके की देनदारी है जो कि बिजनेस को वापस देनी होती है. Any business transaction will affect the accounting equation in the following manner. जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरीके से देखते हैं. कैसे? इट विल साइमल्टेनियसली इंक्रीज अकाउंट्स ऑफ बोथ द साइड्स विद द सेम अमाउंट. यानी कि जो हमने पहले भी समझा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो एसेट्स एक तरफ एक साइड है और लायबिलिटीज और कैपिटल दूसरा साइड है. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा या तो वो दोनों तरफ के सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जितना एसेट बढ़ेगा उतनी ही लायबिलिटीज. कैपिटल भी एक तरीके की लायबिलिटी है जो कि बिजनेस को देनी पड़ती है वापस. तो दोनों तरफ जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट से. और इट विल साइमल्टेनियसली डिक्रीज अकाउंट्स ऑन बोथ द साइड्स. हमने पहले वाले पॉइंट में किया, या तो दोनों साइड इंक्रीज हो जाएंगे. दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि दोनों साइड जो हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. पहले वाले में बढ़ जाएंगे और दूसरे वाले में घट जाएंगे.
या फिर और it will simultaneously increase one account and decrease the other account on one of the same side. मतलब एक ही तरफ या तो केवल एक एसेट इंक्रीज होगा ये और दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर एक तरफ की लायबिलिटी इंक्रीज होके दूसरे तरफ की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उसी तरफ की। मतलब या तो एक एसेट घट के दूसरा एसेट बन जाएगा, या एक लायबिलिटी घट के दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके के अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो होता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों तरफ बराबर हो जाती हैं। Therefore, the accounting equation remains balanced whenever a transaction takes place. जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो दोनों तरफ एसेट और लायबिलिटी दोनों इक्वेट रहेंगी, यानी कि बराबर रहेंगी, बैलेंस्ड रहेंगी वो। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है। एक मान लीजिए बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, तो उन्होंने ये सारे ट्रांजैक्शन अपने अकाउंटिंग ईयर में किए। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। टुक लोन फ्रॉम द बैंक ₹50,000, 50,000 रुपए का लोन बैंक से लिया। पेड ₹2,000 एज सैलरी, 2,000 रुपए सैलरी के रूप में अपने वर्कर्स को दिए। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड, यानी कि 50,000 रुपए के जो स्टॉक है वो खरीदा मिस्टर जेड से उधार पे। और लास्ट है फिफ्थ वाला, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश, एक फर्नीचर 10,000 रुपए का कैश में खरीदा। तो हम पहले ट्रांजैक्शन जो कि येलो में है देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी? हमने पहले भी जाना था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे एसेट्स जो हैं, यानी पहला ट्रांजैक्शन कह रहा था स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख, तो बिजनेस कैश से शुरू किया जाता है और हमने पूंजी लगाई है बिजनेस के अंदर, तो वो एक कैपिटल है। तो कैश और कैपिटल हमारा 2 अकाउंट हुए जो कि 1 लाख रुपए से दोनों जगह बढ़ गए। तो आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें, 1 लाख लेफ्ट साइड है इज इक्वल टू ₹1 लाख एज कैपिटल, तो दोनों तरफ सेम अमाउंट से वो बढ़ गया है। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिए, टुक लोन फ्रॉम बैंक ₹50,000। So the businessman took loan of ₹50,000 from the bank. तो यहाँ पे हमारा बैंक लोन, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन हमारी एक लायबिलिटी है जो कि कितने की है? 50,000 की। और लोन बैंक से लिया है तो कैश लिया होगा डेफिनेटली, तो कैश हमारा जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए 50,000 एक तरफ है और 50,000 दूसरी तरफ है। तो अब हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन देखिएगा, हमें इनसे टोटल करना होगा। ये देखिए 1,50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख, यानी कि दोनों साइड हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों मिला के बराबर हैं। तो यहाँ पे भी 1,50,000 है,
लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1,50,000 है और राइट हैंड साइड पे भी हमारा 1,50,000 है. नेक्स्ट, paid rupees 2,000 as salary. So Mr. X paid salary of rupees 2,000 to the workers. So Mr. X paid salary of rupees 2,000 to its worker. So एक रूल है जिसे हमें समझना होगा कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा बिजनेस का तो वो कैपिटल डिक्रीज करेगा और जब भी कोई रेवेन्यू होगा बिजनेस का तो वो कैपिटल इंक्रीज कर देगा, क्योंकि सैलरी पे की गई है यहाँ पे 2,000 रुपीज. तो हमारा जो एसेट है वो तो डिक्रीज क्योंकि कैश में दी गई होगी सैलरी, और यहाँ पे क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये कैपिटल को डिक्रीज कर देगा. तो दोनों तरफ डिक्रीज हो रहे हैं अमाउंट रुपीज 2,000. सो लेट्स सी. ये देखिए, कैश से हमने डिक्रीज किया रुपीज 2,000 और कैपिटल से भी हमने डिक्रीज किया. तो हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बनी, देखिए 1,48,000 प्लस 50,000 बैंक लोन प्लस 98,000 कैपिटल. तो ये हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड. तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, 50,000 का गुड्स परचेज किया. किससे परचेज किया, मिस्टर जेड से. तो ये क्रेडिट पे परचेज किया गया है. सो लेट्स सी. तो हमारा जो एक, क्योंकि हाँ गुड्स परचेज किए गए हैं तो स्टॉक हमारा बढ़ा है, हमारा एक नया एसेट यानी कि स्टॉक बना है. तो देखिए 50,000. अब क्योंकि ये क्रेडिट पे लिया गया, कैश में नहीं लिया गया है, तो हमारा जो क्रेडिटर है मिस्टर जेड वो भी बढ़े हैं. तो दोनों अमाउंट बराबर हो गए, स्टॉक बढ़ा है और क्रेडिटर्स बढ़े हैं. तो हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन 1,48,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 50,000 प्लस 98,000. नेक्स्ट, purchased furniture for rupees 10,000 in cash. तो फर्नीचर खरीदा गया 10,000 रुपीज का कैश में. तो जब हम खरीदेंगे फर्नीचर तो डेफिनेट सी बात है हमारा कैश जो है वो घट जाएगा 10,000 से और एक नया एसेट यानी कि फर्नीचर क्रिएट होगा. तो लेट्स सी. ये देखिए, एक फर्नीचर क्योंकि खरीदा गया है तो हमने एक नया एसेट क्रिएट किया. सो यहाँ पे अगर आप कैश में देखेंगे हमने 10,000 रुपीज डिडक्ट किए हैं और एक नया एसेट जो है वो क्रिएट किया है 10,000 से. तो हमने वो प्लस 10,000 फर्नीचर के नीचे लिखा है क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे कुछ भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, वो एक ही तरीके का ट्रांजैक्शन है. क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो ये यही कह रहा था कि वो दोनों साइड एक तरफ इंक्रीज और एक तरफ डिक्रीज करेगा. तो हमने कैश यहाँ पे डिक्रीज किया एक ही तरफ, वन साइड की तरफ. लायबिलिटीज और कैपिटल पे इसका कोई असर नहीं हुआ है. तो केवल कैश और फर्नीचर जो है वो उसमें चेंजेस आए हैं.
ये देखिए, तो हमारी नई इक्वेशन बन गई 1,38,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 50,000 प्लस 98,000. So our accounting equation is complete now. All the 5 transactions have been dealt. सारे के सारे 5 ट्रांजैक्शन जो थे वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर दिए. With that we come to an end of this session. Thank you. Have a nice day. Keep learning. Bye bye. Take care. And if you like my video, kindly hit the like button, share my video and subscribe my channel. Bye bye. Take care.